नमस्कार, मेरा नाम है अभय गुप्ता और आज मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने आया हूँ। टॉपिक है, हाल में ही आपको पता है महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव हुए। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने अपने अलग अलग एजेंडों के साथ चुनाव लड़ा। अब चुनाव जैसे ही संपन्न हुआ, वोटिंग जैसे ही संपन्न हुई, उसके बाद बात की जाने लगी है किस चीज की? तो आंसर है एग्जिट पोल की, यानी कि किस पार्टी को बहुमत मिलेगा और कौन सी पार्टी सत्ता से बाहर होगी, किस पार्टी के सर ताज सजेगा और कौन सी पार्टी फिर दोबारा से इस बात कर अपनी हार का मंथन करेगी कि आखिर हारे तो क्यों हारे। इस टॉपिक पर गहन चर्चा करने वाला हूँ। लास्ट में मैं आपका ओपिनियन भी जानूंगा और मैं अपना भी ओपिनियन दूंगा। तो ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आप इस पर नए होते हैं तो जरूर आप इसको देखिए और सब्सक्राइब करके शेयर भी करिए। चलिए आज आपकी शुरुआत करते हैं। आपको पता है कि पिछली बार जब चुनाव हुए 2019 में, तो इस चुनाव में कई पार्टियों को सीटें मिली। कोई भी पार्टी बहुमत में नहीं आई थी। बीजेपी और शिवसेना बड़ी पार्टियां थी, लेकिन बीजेपी और शिवसेना के बीच में मुख्यमंत्री बनने को लेकर होड़ मची और इसके बीच विवाद होने के कारण शिवसेना और बीजेपी अलग हो गए। तो ऐसे में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई और उसमें उद्धव ठाकरे सीएम बने। इन तीनों के गठबंधन को कहा गया महाविकास अघाड़ी। बाद में महाविकास अघाड़ी के कुछ नेताओं में मतभेद हुआ, क्योंकि उद्धव ठाकरे धीरे धीरे कांग्रेस की विचारधारा की तरफ जाने लगे थे, एनसीपी की विचारधारा की तरफ जाने लगे थे और उन्होंने शिवसेना की जो विचारधारा थी, शिवसेना का जो विचार था, जो आदर्श था, बाला साहब ठाकरे जी का जो आदर्श था, उससे उन्होंने अपने आप को दूर करना शुरू किया, जिसकी वजह से उनकी पार्टी के कई विधायकों ने उनका साथ छोड़ दिया। कई विधायकों ने उनका साथ छोड़ दिया, जिसमें एक बड़ा नाम था एकनाथ शिंदे का। एकनाथ शिंदे और कई सारे विधायक जब उनसे अलग हुए तो बाद में बीजेपी के सहयोग से सरकार बनी और एकनाथ शिंदे को उसमें सीएम बनाया गया। इस सरकार ने लगभग 2.5 साल का अपना कार्यकाल खत्म किया और हाल में ही चुनाव हुए। अब जैसे ही चुनाव हुए, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही चुनाव हुए तो एक तरफ बीजेपी और उसके आपको पता है शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट और एनसीपी भी आपको पता होना चाहिए, दो पार्ट में डिवाइड हो गई है। शरद पवार की पार्टी दो पार्ट में डिवाइड हो गई। एक हिस्सा एनसीपी शरद गुट के नाम से जाना जा रहा है और एक हिस्सा एनसीपी अजित पवार के गुट के नाम से जाना जा रहा है। तो एक तरफ एनसीपी अजित पवार गुट, शिवसेना आपका एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी, इन तीनों के गठबंधन को महायुति के नाम से जाना जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ एनसीपी शरद पवार गुट और आपका शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, जिसे महाविकास अघाड़ी के नाम से जाना जा रहा है और इन्हीं के बीच में ये कांटे की टक्कर चली। चुनाव काफी अच्छी तरीके से संपन्न हुए और संपन्न होने के बाद ये चर्चा चलने लगी कि आखिर चुनाव जीतेगा कौन। अब अगर मैं यहां पर कुछ एनालाइज करूं और कुछ बड़े जो प्रेडिक्टर हैं, जो चुनाव को लेकर अपनी प्रेडिक्ट करते हैं, जो चुनाव को लेकर लोगों से आंकड़े इकट्ठा करते हैं, उनकी अगर मैं बात करूं तो ये कहा जा रहा है कि इसमें चांस है कि महायुति दोबारा से अपनी सरकार को बरकरार रखने में सफल हो जाएगी, यानी कि एकनाथ शिंदे फिर से महाराष्ट्र के सीएम बन सकते हैं। ये बात कई बड़े एग्जिट पोल के सर्वे में बताई गई है, जिसमें एक नाम है चाणक्य सर्वे का, एक नाम है सी वोटर का, एक नाम है मैट्री फोरकास्ट का। इसके अलावा बहुत सारे न्यूज चैनल्स के अपने अपने सर्वे हैं, जिसमें यह कहा गया है कि महायुति यानी कि अजित पवार, एकनाथ शिंदे और बीजेपी के संयोग से सरकार बन जाएगी और महाराष्ट्र में एक बार फिर से सेम सरकार देखने को मिलेगी। अब यहीं पर बात आती है कि आखिर क्या रीजन है कि वापसी नहीं हो रही है सरकार की। देखिए, वर्तमान के समय में राजनीतिक दल जहां बहुत सारे मुद्दों को लेकर अपने एजेंडे चला रहे हैं, अपने एजेंडों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में यहां पार्टियां सिर्फ अपनी मुद्दों को और अपनी जो चीजें हैं उनको ही हाईलाइट कर रही हैं। आपको पता होना चाहिए कि धीरे धीरे राज्यों की राजनीति से राज्य स्तरीय मुद्दे गायब हो रहे हैं। राष्ट्रीय मुद्दों को राज्य मुद्दों पर हावी किया जा रहा है। जिस तरह से चीजें देखने को मिली महाराष्ट्र के चुनाव में, ये सारी चीज, इसका मतलब है कि जो एग्जिट पोल हैं वो कहीं ना कहीं बहुमत दिला रहे हैं वर्तमान की महायुति सरकार को। अब क्वेश्चन उठता है कि ऐसे में एनसीपी से और आपका उद्धव गुट से, कांग्रेस से ये राज क्यों निकल रहा है? तो देखिए, एक तो विभाजन हो चुका है पार्टियों का। दूसरी बात, शिवसेना जिस आइडियोलॉजी के लिए जानी जाती थी, उस आइडियोलॉजी से वो बहुत दूर हो चुकी है। अगर आपको याद हो श्री बाला साहब ठाकरे जी का एक स्टेटमेंट, जब मेरी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलना शुरू कर देगी तो मैं उसे बंद कर दूंगा। लेकिन कहते हैं ना कि सत्ता का लालच और पद का लालच इंसान को अंधा बना देता है, और ऐसा ही कुछ उद्धव ठाकरे जी और उनके बेटे आदित्य ठाकरे के साथ हुआ, जिसकी वजह से धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता महाराष्ट्र में काफी हद तक कम हुई। जबकि एकनाथ शिंदे को बाला साहब ठाकरे जी का आदर्श बताया जा रहा है, उन्हें हिंदू हृदय सम्राट के रूप में प्रेजेंट किया जा रहा है। इसकी वजह से एक बार फिर से उनकी सरकार बनने की संभावना है और ये एग्जिट पोल बता रहे हैं। एग्जिट पोलों ने बताया कि 288 सीटों में से महायुति को सीटें लगभग 150 से 160 मिलने की संभावना है, यानी कि 150 से 160 के बीच में संभावना है कि इनको सीटें मिल जाएंगी और 288 में से 288 में से अगर इतनी सीटें मिल जाती हैं तो सरकार आराम से बन जाएगी। यही बात बोली जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ जो महाविकास अघाड़ी ग्रुप है, उनको 130 से 138 यानी कि 130 से
से लगभग 140 के बीच में सीटें मिलने की संभावना है। ये देखना होगा क्या ये अनुमान सही निकलते हैं या फिर एग्जिट पोल के नतीजे बदलेंगे और महाविकास अघाड़ी अपनी सरकार बनाएगा। क्योंकि देखो, एग्जिट पोल पर हम विश्वास तो कर सकते हैं, लेकिन एग्जिट पोल प्रॉपर सटीक है ये कहना मुश्किल है। मैं इसके बहुत सारे आपको एग्जांपल भी दे सकता हूं। अभी हाल में ही आपको पता है लोकसभा चुनाव हुए। लोकसभा चुनाव में ये अनुमान लगाया जा रहा था कि बीजेपी को 350 से अधिक सीटें मिलेंगी, उनके सहयोगी दलों को मिला के 350 अधिक सीट मिलेंगी, और नारा भी था कि अब की बार 400 पार। लेकिन आपको पता है ऐसा नहीं हुआ और सारे के सारे एग्जिट पोल लगभग फेल हुए। दूसरी तरफ कुछ दिन पहले आपको याद है छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर यह कहा गया कि बीजेपी की सरकार रिपीट करेगी, बीजेपी की सरकार आई। लेकिन छत्तीसगढ़ में यह कहा जा रहा था कि भूपेश बघेल सत्ता में बने रहेंगे, यानी कि कांग्रेस की सरकार बनी रहेगी। लेकिन हुआ नहीं। हुआ क्या? बिल्कुल अलग। किसी को अनुमान ही नहीं था। सारे के सारे एग्जिट पोल में यह कहा गया था कि कांग्रेस वापसी कर रही है, कांग्रेस, भूपेश बघेल दोबारा से राज्य के सीएम बन रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नतीजे बिल्कुल नाटकीय देखने को मिले, बिल्कुल पलट देखने को मिले, बिल्कुल उलट देखने को मिले। सेम ऐसे ही महाविकास अघाड़ी के जो नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, उनका यही कहना है कि राज्य में काफी दिनों से बीजेपी की सरकार है, जनता त्रस्त है, तो ऐसे में ये परिणाम बदलेंगे और एक बार फिर से एग्जिट पोल झूठे साबित होने वाले हैं। ये बात थी महाराष्ट्र की। अब हम आ जाते हैं जरा झारखंड पर। आपको पता है कि झारखंड में भी अभी चुनाव हुए। झारखंड विधानसभा में 81 सीटें हैं। आपको पता होना चाहिए कि 2000 में ये राज्य बिहार से अलग होकर एक अलग राज्य बना था और 81 सीटें विधानसभा में यहां देखने को मिलती हैं। तो यहां पर भी ध्यान से सुनिएगा, यहां पर भी ज्यादातर एग्जिट पोल यही बता रहे हैं कि सरकार बनने की संभावना है बीजेपी की। जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो इस बार विफल रहने वाला है और यहां पर भी चांसेस हैं कि बीजेपी फिर दोबारा से सत्ता में आएगी, एक बार फिर से यहां पर बीजेपी की सरकार बनेगी। ये बात एग्जिट पोल में कही जा रही है। लेकिन एक एग्जिट पोल ऐसा भी है जो दोबारा से ये कह रहा है कि जेएम प्लस कांग्रेस की वापसी होगी और हेमंत सोरेन एक बार फिर से क्या बनेंगे, इसी राज्य के सीएम बनेंगे। ये बात उन्होंने कही है। इसमें उन्होंने कहा है कि 81 में से लगभग, ध्यान से सुनिएगा, 81 में से लगभग कितने, लगभग 50 के आसपास सीटें जेएम और उनके सहयोगियों को मिलने वाली हैं, ये उन्होंने बताया है। ये बात उनके द्वारा कही गई है। अब अगेन यहां पर क्या रीजन है कि लोग जेएम सरकार से नाखुश हैं? तो आपको याद होगा कुछ दिन पहले हेमंत सोरेन पर आरोप लगे भ्रष्टाचार के, और भ्रष्टाचार के आरोप के तहत उन्हें ईडी ने अरेस्ट किया और वो कई महीनों तक जेल में रहे, जिसके कारण उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया और उसके बाद चंपाई सोरेन को बीच में सीएम बनाया गया। अब आपको पता है कि चंपाई सोरेन प्लस हेमंत सोरेन के बीच में विवाद बढ़ा, जिसकी वजह से चंपाई सोरेन ने जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ दिया और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। इसका फायदा होता हुआ बीजेपी को थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, जिसकी वजह से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस राज्य में भी बीजेपी सत्ता में आने वाली है और एक बार फिर से बीजेपी का प्रसार होने वाला है झारखंड के अंदर भी। एक और बात कही जा रही है कि झारखंड का निर्माण ही बीजेपी के समय हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुआ था, तो ऐसे में बीजेपी की काफी अच्छी पकड़ है, यहां पर ये कहा जा रहा है। दूसरा मुद्दा जो झारखंड में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, जिसे गृह मंत्री ने अपनी बार बार रैलियों में उठाया है, गृह मंत्री अमित शाह ने बार बार अपनी रैलियों में उठाया है, और वो मुद्दा है बाहरी लोगों का आगमन। गृह मंत्री के द्वारा कहा गया कि झारखंड में लगातार बांग्लादेशी शरणार्थी, रोहिंग्या शरणार्थी आ रहे हैं, जो आदिवासी महिलाओं से विवाह करके उनकी जमीनों पर कब्जा करने का काम कर रहे हैं, और धीरे धीरे ये बहुत बड़े लेवल पर बढ़ता जा रहा है। कहीं तक थोड़ा ये असर भी देखने को मिल रहा है। हाल में गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में भी ये कहा गया कि लगातार विदेशी, रोहिंग्या और आपका बांग्लादेशी यहाँ पर आते जा रहे हैं, जिसकी वजह से राज्य की डेमोग्राफी खत्म हो रही है, और इस डेमोग्राफी के मुद्दे को बीजेपी ने भरपूर तरीके से उठाया है। इससे एक अनुमान लग रहा है कि एक बार फिर से बीजेपी की सरकार यहां पर आने वाली है, और ये विभिन्न एग्जिट पोल में दिखाया गया है, वो चाहे सी वोटर का एग्जिट पोल हो, वो चाहे एबीपी न्यूज का वोटर पोल हो, इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो अपनी रिसर्च टीम है उनका भी। इसके अलावा जो फलौदी का सट्टा बाजार है, जो इसके लिए जाना जाता है, इसके लिए फेमस है, प्रेडिक्ट करने के लिए, उन्होंने भी बीजेपी को बहुमत की तरफ दिखाया कि हाँ, बीजेपी को इन दोनों राज्यों में बहुमत मिल रहा है। अब देखिए, मैं यहां पर लास्ट में अपनी बात बोलना चाहूंगा। देखिए, दोनों राज्यों में बीजेपी के लिए राह उतनी आसान होने वाली नहीं है जितनी लग रही है। क्यों? क्योंकि देखो, आपको पता है कि महाराष्ट्र में 2019 में जब चुनाव हुए तो उद्धव ठाकरे सीएम बने। उद्धव ठाकरे का एक अच्छा खासा प्रभाव है। दूसरी तरफ एनसीपी के शरद पवार जी का बहुत अच्छा खासा प्रभाव, और कांग्रेस पिछले कुछ सालों में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो ऐसे में एक अच्छी खासी टक्कर देखने को मिल सकती है। हाँ, ये कह सकते हैं कि सरकार किसी एक को बहुमत मिले, ये बहुत मुश्किल है। सरकार मिली जुली बनेगी, ऐसा देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से
संयुक्त विधायक दल वाली सरकारें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और रही बात झारखंड की, तो झारखंड में तो चांसेस इस बार लग रहे हैं कि बीजेपी रिपीट करेगी, बीजेपी कमबैक करेगी, क्योंकि जिस तरह से हेमंत सोरेन और जेएमएम के खिलाफ अग्रेशन देखने को मिल रहा है स्थानीय जनता में, वो कहीं ना कहीं उनकी सरकार की और उनकी नीतियों के खिलाफ है। क्योंकि उन्होंने जिस वादे के साथ उन्होंने कहा था कि हम आदिवासियों के प्राइड को, आदिवासियों के सम्मान को बहाल करने का काम करेंगे, लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं। इसके अलावा सीट डिस्ट्रीब्यूशन भी उन्होंने अपने परिवार के लोगों तक ही सीमित रखा है, इसलिए काफी ज्यादा स्थिति आसान रहने वाली नहीं है। ये तो भविष्य के गोद में है। 23 तारीख को वोट ओपन कर दिए जाएंगे, बता दिया जाएगा किसकी सरकार बनेगी। मैं भी आपके साथ डिस्कस करूंगा 23 तारीख को कि क्या रहने वाला है। लेकिन मुझे जहां तक अपना अनुमान लग रहा है कि कांटे की टक्कर आपको और मुझे देखने को मिलेगी, जिस पर मुझे और आपको थोड़ी पैनी नजर बना के रखनी है कि आखिर परिणाम किस ओर जाएंगे। अगर परिणाम बीजेपी के साथ जाते हैं तो इसका मतलब बीजेपी का जो नारा आजकल दिया जा रहा है, या बीजेपी की तरफ से जो नारा दिया जा रहा है कि कटोगे तो बटोगे, इस नारे का कोई असर नहीं है और ये नारा पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। लोग इसको पॉजिटिव ले रहे हैं और सारी जो वोटर्स हैं, जो बीजेपी के कोर वोटर्स हैं, वो बीजेपी को बढ़ चढ़कर सपोर्ट कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की नीतियां और कांग्रेस के द्वारा जो चीजें कही जा रही हैं, उनका कुछ असर ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा अगर यहां पर कांग्रेस हारती है तो। और कांग्रेस का गणित एक बार फिर से खराब होने की संभावना बन सकती है और उसको अपनी हार पर मंथन करने की जरूरत हो। तो ये था मेरा डिस्कशन एग्जिट पोल को से वोटर्स के मूड को समझने का। आप भी मुझे बताइएगा, क्या एग्जिट पोल सटीक होते हैं? क्या एग्जिट पोल चुनाव से पहले अपनी परिकल्पना देने के लिए सही हैं? ये इस पर आप जरूर कमेंट करिएगा। और लास्ट में मैं जाते जाते आपसे बोलना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियोस को लास्ट तक देखा करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको सब्सक्राइब करिए, अपने जो भी फैमिली मेंबर हैं, दोस्त हैं, उनके साथ शेयर करिए, जिससे कि चीजें आगे और अच्छे से बढ़ाई जा सके। ऐसे आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। मैं इसी के साथ इसी तरह से आपसे मिलूंगा इसी की तरह की एक नई न्यूज में, एक नई क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।